सो जो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है कौन कौन से? इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 2। ये किसकी बात करता है? बताएं, जल्दी जल्दी बताते जाएं। अ मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस की बात करता है। कौन से मेंबर्स को डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का नाम दिया जाएगा? यदि इंस्टीट्यूट का कोई भी मेंबर ईदर इंडिविजुअली or in partnership with other member in practice for a consideration अपने आप को एंगेज करता है अकाउंटेंसी वर्क में, ऑडिटिंग वर्क में, वेरिफिकेशन एक्टिविटी में, सर्टिफिकेशन वर्क के अंदर और मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज में, तो उस मेंबर को क्या नाम दे दिया जाएगा? उसके पास यदि सीओपी है, उसके पास यदि सीओपी है फिर तो वो प्रैक्टाइजिंग मेंबर है ही। बट यदि बिना सीओपी के वो इन एक्टिविटीज को रेंडर कर रहा है या उसने ऑफर किया है कि मैं इनको परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं फॉर ए कंसीडरेशन, देन उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का नाम दे दिया जाएगा। फिर बात आई कि मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी में कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती है? मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी में क्या मैनेजमेंट एंड अदर कंसल्टेंसी में स्टैट्यूटरी ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, टैक्स रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, एग्जीक्यूटर, रिसीवर, ये वाली सर्विसेज आती हैं? जी सूरत, ये सर्विसेज नहीं आती क्योंकि ये तो कोर एरिया हो गया। देन फिर कौन सी सर्विसेज कवर होती हैं? बहुत सारी हैं, बट दो प्राइमरी सर्विसेज जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके नाम बताओ जरा, कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो? वन इज पर्सोनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट एंड वर्किंग एज एडवाइजर टू एन इशू। हाउएवर कुछ सर्विसेज के ऊपर स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, प्रोहिबिशन, कि आप उन सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकते। बताएं भरतपुर? अरे करनाल ने तो बता भी दिया। ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सोनीपत बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सर्विसेज को आप रेंडर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि एक प्रैक्टाइजिंग सीए इन सर्विसेज को नहीं दे सकता। तो यदि एक नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए यदि इन सर्विसेज को देता है विदाउट होल्डिंग सीओपी, क्या उसको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का नाम दूंगा क्या मैं? ये सर्विसेज प्रैक्टाइजिंग सीए रेंडर ही नहीं कर सकता। तो मेरे पास तो सीओपी है नहीं, क्या मैं इन सर्विसेज को देता हूं तो क्या आप मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस में मान लेंगे? नहीं। क्या मैं गिल्टी माना जाऊंगा किसी मिसकंडक्ट का? मैं प्रैक्टिस करता ही नहीं हूं। सूरत, मैं प्रैक्टिस करता ही नहीं हूं, मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं करता। तो क्या मुझे गिल्टी मान लोगे यदि मैं अंडरराइटर का काम करता हूं तो? नहीं, आप मुझे गिल्टी नहीं मानेंगे। यदि मैं सीओपी होल्ड करके इन एक्टिविटीज को रेंडर करता हूं, देन आई एम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हां जी, सिर्फ ये 3 सर्विसेज हैं फरीदाबाद। अलवर, अगर कोई सीए सेक्शन 2 वाली सर्विस दे रहा है तो सीओपी बिल्कुल मैंडेटरी है। अलवर, बिल्कुल मैंडेटरी है।
नाउ ये था सेक्शन 2 क्लॉज 2। इसके बाद फिर हमने डिस्कशन की थी सेक्शन नंबर 6 की। सेक्शन 6 ने क्या कहा था? सेक्शन 6 ने क्या कहा है बताइए। सेक्शन 6 ने सीओपी, नो मेंबर ऑफ ICAI वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया डू प्रैक्टिस विदाउट होल्डिंग COP, बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है, अपने आप को अकाउंटेंसी प्रोफेशन में एंगेज करना अलाउड नहीं है। मींस यदि एक पर्सन मेंबर की कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है, ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। यदि एक पर्सन कहता है आई एम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी कैपेसिटी में काम कर सकता है? क्या मेंबर की अलग से कोई कैपेसिटी होती है? नहीं, मेंबर की कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी यदि प्रैक्टिस करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टाइजिंग CA की कैपेसिटी होती है, प्रैक्टाइजिंग CA की, और जिसके लिए आपको COP लेना जरूरी है। यदि आप इन सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 2 वाली सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं बिना COP के, देन आपने क्लॉज 6 सेक्शन 6 की वायोलेशन की है या नहीं की? इन सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं बिना COP के, क्या सेक्शन 6 की वायोलेशन हो गई? जी हां। हम आपको क्या मान लेंगे? डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, और आपके ऊपर प्रैक्टाइजिंग मेंबर वाला कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करा देंगे, प्रैक्टाइजिंग मेंबर वाला। लेकिन सेक्शन 6 की जो वायोलेशन की है उसके कारण सेक्शन 24 के अंदर जो पेनल्टी लगनी है वो लगेगी। अच्छा, देयर आफ्टर फिर हमने कवर अप किया था सेक्शन 7। सेक्शन 7 किस चीज का है? डेजिग्नेशन का। जो प्रैक्टाइजिंग मेंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं, और वो डेजिग्नेशन कौन सा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी और डेजिग्नेशन वो यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यदि मेंबर नॉन प्रैक्टाइजिंग है, यदि मेंबर नॉन प्रैक्टाइजिंग है, इन दैट केस क्या डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है, और एनी अदर, जो आपकी चॉइस है। लेकिन प्रैक्टाइजिंग मेंबर सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेजिग्नेशन यूज करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रीफिक्स CA can be used by any member. Recognized qualifications and memberships of professional bodies, इनका यूज अलाउड है, आप यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन आई थी हमारी क्लॉज नंबर सेक्शन नंबर 7 में। देन फिर हमने कवर अप किया था सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 किस चीज का था बताओ? हां, पार्केंट 2 प्रीफिक्स अलाउड थे। क्या एक मेंबर 2 प्रीफिक्स यूज कर सकता है, जैसे CA डॉक्टर, CACS? जी हां, कर सकता है। सेक्शन 8 किसका था? डिसेबिलिटी का। कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट? एज लेस देन 21 ईयर, पर्सन अनसाउंड माइंड का है,
पर्सन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है या फिर डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, लेकिन सर्टिफिकेट नॉट ऑब्टेन्ड, कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं मिला इस बात का कि जो इंसॉल्वेंसी थी ये मेरे किसी मिसकंडक्ट के कारण नहीं थी, रादर इट वाज ए मिसफॉर्च्यून ऑन माय पार्ट। अच्छा, और गिल्टी है यदि वो एक ऐसे ऑफेंस का विच इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड और ऑफेंस ऑफ नॉन टेक्निकल नेचर, जिसके लिए उसको माफी नहीं मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से माफी नहीं मिली है, या फिर वो किसी मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया है और उसकी मेंबरशिप कैंसल की गई है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उतने पीरियड के लिए उसकी मेंबरशिप रिस्टोर नहीं हो सकती है। राइट, ये पढ़ा था हमने सारा सेक्शन 8 में। अच्छा, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग था सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है रिमूवल की। कब रजिस्टर ऑफ मेंबर में से नाम को रिमूव कर दिया जाएगा? जिसकी डेथ हो गई, या जिसने मेंबरशिप सरेंडर कर दी, या जिसने जो रिक्विजिट फीस थी मेंबरशिप की, जो एनुअल मेंबरशिप फीस होती है, उसको पे नहीं किया है नॉन पेमेंट के कारण। तो ऐसी सिचुएशन में उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दिया जाएगा। या डिसेबिलिटी अराइज हो गई सेक्शन 8 की, बिल्कुल ठीक। हाँ, सीओपी की कैंसलेशन फरीदाबाद सेक्शन 6 में के साथ आप कवर अप कर सकते हैं। रेगुलेशन 10 में सीओपी कैंसल हो जाता है और रेगुलेशन 11 के अंदर वो उसका सीओपी रिस्टोर हो सकता है। देयर आफ्टर फिर हमने डिस्कशन की थी सेक्शन नंबर 21 पर। सेक्शन 21 है डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म का। सेक्शन 21 क्या बात करता है? कोई भी कंप्लेंट आएगी वो डिसिप्लिन डायरेक्टर के पास जाएगी, डिसिप्लिन डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि ये कंप्लेंट फर्स्ट शेड्यूल की है या ये कंप्लेंट सेकंड और बोथ शेड्यूल की है। यदि ये कंप्लेंट फर्स्ट शेड्यूल की है तो बोर्ड को रेफर कर दी जाएगी, सेकंड या बोथ शेड्यूल की है तो डिसिप्लिनरी कमेटी को रेफर कर दी जाएगी। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन मैटर की हियरिंग करेगा और रेप्रीमेंड करके छोड़ सकता है, फाइन लगा सकता है 1 लाख रुपए तक का, रजिस्टर ऑफ मेंबर में से नाम हटा सकता है 3 महीने तक के लिए। डिसिप्लिन कमेटी ये भी रेप्रीमेंड करके छोड़ सकती है, 5 लाख तक का फाइन लगा सकती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में से नाम रिमूव कर सकती है फॉर एनी पीरियड इंक्लूडिंग परमानेंट। और यदि कोई मेंबर इनके ऑर्डर से एग्रीव्ड है देन 90 डेज में अपील कर सकता है टू द अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी अपील में क्या कर सकती है? इनके दिए गए ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, अमेंड कर सकती है, या फिर इन्हीं को वापस रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकती है। फाइन को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, खत्म कर सकती है, और एनी अदर ऑर्डर विच दे थिंक्स फिट। देयर आफ्टर फिर हमने डिस्कशन की थी सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 में मीनिंग आ गया था किसका? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट का। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट का मतलब क्या दिया गया है बताओ जी? गुरुग्राम, करनाल, जोधपुर, रांची, भरतपुर, एनी एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट ऑफ ओमिशन या एनी ओमिशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के शेड्यूल्स में जो एक्ट्स बताए गए हैं, करने चाहिए थे नहीं करे, ओमिशन कर दिया, या नहीं करना चाहिए था आपने उसको किया,
ओके, तो ये प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट का मतलब है। क्या डायरेक्टर डिसिप्लिन की पावर पर यह सेक्शन एक लिमिटेशन लगा रहा है कि जो मैटर यहां पर नहीं लिखे गए हैं डायरेक्टर डिसिप्लिन उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। बिल्कुल सही है, उज्जैन, रांची, भरतपुर, गुरुग्राम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके पास पावर है। देयर आफ्टर सेक्शन 24 पेनल्टी लगा देता है यदि पर्सन सीए नहीं है और वो अपने आप को सीए रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन के पास सीओपी नहीं है और वो अपनी सीओपी की प्रैक्टिस कर रहा है। पहली गलती के ऊपर फाइन लगेगा 1000 रुपए का, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट के ऊपर 5000 या 6 महीने की जेल या दोनों और बोथ। इसके बाद फिर हमने सेक्शन डिस्कस किया था सेक्शन 25। क्या कंपनीज अपने आप को अकाउंटेंसी की एक्टिविटी में एंगेज कर सकती है? नहीं, कोई भी कंपनी अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इंडिया में अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस, अकाउंटेंसी से हमारा मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस, इधर इंडिविजुअल में या पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के अंदर हो सकती है, कंपनी के नाम से नहीं हो सकती। बट यदि कोई कंपनी अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करती है इंडिया में, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना ली गई, देन वो बाकी लॉ में कहीं पर भी जो पेनल्टी लगनी है, प्रोसीडिंग होनी है, वो तो होंगी ही होंगी। उसके एडिशन में जो कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, वो पर्सन जिनकी नॉलेज में ये चीजें थी, दे आर पनिशेबल। फाइन, पहली गलती पर फाइन 1000 का, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट पर 5000 रुपए तक का, 5000 रुपए तक का। इसके बाद फिर सेक्शन नंबर 10 हमने डिस्कस किया, सेक्शन नंबर 26 डिस्कस किया था। अनक्वालिफाइड पर्संस नॉट टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन यदि ऐसा होता है, अनक्वालिफाइड पर्सन डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं, एलएलपी अलाउड है, एलएलपी अलाउड है, अनक्वालिफाइड पर्सन डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, देन फाइन इंपोज्ड हो जाएगा। कितना? 5000 रुपए से लेकर के 1 लाख तक का, और सब्सिक्वेंट गलती के ऊपर 10,000 रुपए से लेकर के 2 लाख का, और इंप्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल की, और बोथ। ये था सेक्शन 26। सेक्शन 27, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यदि एक पर्सन इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस खोलना चाहता है, तो क्या वो जितनी मर्जी ब्रांचेस ओपन कर सकता है? जितनी मर्जी ब्रांचेस? जी हां, लेकिन कंडीशन है, एवरी सच ब्रांच मस्ट हैव अ सेपरेट इंचार्ज। लेकिन सेपरेट इंचार्ज की कंडीशन क्या है? भरतपुर, ग्वालियर, रायपुर, कोहाट, करनाल, पार्क एंड चुरू, सेपरेट इंचार्ज की कंडीशन, पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और आपका पार्टनर या एम्प्लॉय होना चाहिए। क्या सीओपी होना जरूरी है? बताओ जी। इंदौर, पाली, रांची, बीकानेर, क्या सीओपी का होना जरूरी है? नहीं, सीओपी मस्ट नहीं है उज्जैन। सीओपी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में भी आप रख सकते हो। अच्छा, हाउएवर इसकी एक्सेप्शन थी। एक तो उनकी जो मेंबर्स प्रैक्टिस करते हैं हिली एरिया में, या फिर सेकंड ऑफिस के अंदर 3 पॉइंट बताए गए थे। कौन कौन से? जी गाजियाबाद बताएं सेकंड ऑफिस के 3 पॉइंट। जी उज्जैन, एक तो सेम प्रीमाइस, बिल्कुल ठीक, सेम प्रीमाइस, सेम सिटी,
अलग सिटी में है तो 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ फर्स्ट ऑफिस। जो दूसरा ऑफिस है वो पहले ऑफिस की म्युनिसिपल लिमिट्स के 50 किलोमीटर के अंदर है तो एक्सेप्शन है। अच्छा, जब कभी भी यदि कोई ब्रांच ऑफिस ओपन किया जाता है तो क्या इस ब्रांच ऑफिस की आपको कोई भी इंटीमेशन देनी होगी? ब्रांच ऑफिस की इंटीमेशन, जी हां, रेगुलेशन नंबर बताओ जरा। रेगुलेशन नंबर 189। कितने पीरियड में नई ब्रांच ओपन करते हो? ओपन करने के 1 महीने में। क्लोज करते हो? क्लोज करने के 1 महीने में। बट एक स्टूडेंट ने पूछा भी था इसकी डिस्कशन के दौरान कि यदि ब्रांच ओपन करने के 1 महीने के अंदर अंदर ही क्लोज कर दिया तो इकट्ठी इंटीमेशन दे दो ओपनिंग और क्लोजिंग की। ओपन की थी, क्लोज कर दी, इकट्ठी इंटीमेशन दे दो एक ही। तो ये हमने सारे के सारे सेक्शन। अच्छा, एक और चीज बताओ, कब ये रिक्वायरमेंट सेपरेट इंचार्ज की फुलफिल की जाएगी? जब ये पर्सन इस ब्रांच ऑफिस को एटलीस्ट कितने दिन अटेंड करेंगे? एटलीस्ट कितने दिन अटेंड करेंगे? अरे नहीं गुरुग्राम, 120 कहां से आ गया? 182 डेज। 182 डेज नहीं गिरीश पाक, 3 महीने नहीं, 182 दिन। इसकी डिस्कशन भी हुई थी जब आप लोगों ने कहा था ये तो इनकम टैक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पॉइंट है। 182 डेज। सो ये हमारी डिस्कशन थी इन रिलेशन टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ओके।